हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिव्यू राइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2515। दुनिया खुल रही है। दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन लोगों ने इसे जल्दी अपना लिया। कयामत के बाद ऐसा लगता था कि दुनिया हर पल बदल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग इसके प्रति सुन्न हो गए थे और अब उन्हें किसी भी चीज पर हैरानी नहीं होती थी। झांग यी ने सभी से कहा, चलो तियानहाई सिटी वापस चलते हैं। फिर हम हुआक्सू साम्राज्य के 6 प्रमुख क्षेत्रों और अलग अलग देशों की सरकारों से दुनिया के पैमाने पर हो रहे बदलावों पर बात करेंगे और इसकी संयुक्त जांच के लिए अर्जी देंगे। वापसी के बाद बाहरी माहौल पर नजर रखें कि दुनिया के इस बड़े बदलाव ने किस तरह के संकट और मौके पैदा किए हैं। मैं शेंगजिंग से बात करूंगा और होतू से कहूंगा कि वो ब्लैक ड्रैगन से पूछे कि ड्रैगन कबीले की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। आखिर जब हमने एक शक्तिशाली संरक्षक ढूंढ ही लिया है तो उसका फायदा क्यों न उठाया जाए। सबने एक साथ कहा, समझ गए। पूरा समूह झांग यी की छाया में वापस चला गया। उसने अपनी जानी पहचानी दिशा का पालन किया, स्पेस का रास्ता खोला और एक ही छलांग में 5 किलोमीटर का सफर तय किया। जमीन पर बर्फीले मैदान के ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। पुरानी सीमाएं अब बहुत पीछे छूट गई थी और क्षितिज पर नए पहाड़ उभर रहे थे। दुनिया वाकई बहुत बड़ी हो गई थी। झांग यी ने 10 से ज्यादा बार स्पेस जंप किया, तब जाकर उसे वो शहर मिला जो लावा में समा गया था। उसके टैक्टिकल हेलमेट पर नक्शा फिर से खुल गया। नक्शे पर गहरे नीले रंग के भूमिगत पॉइंट्स चुपचाप जल रहे थे, जो किसी लंगर की तरह थे जहां किसी भी समय वापस लौटा जा सकता था। रास्ता लंबा होता जा रहा है, उसने धीरे से कहा, इसलिए हमें और भी सावधानी से चलना होगा। तियानहाई सिटी पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे। तब तक उसके पास उत्तर में फ्रेमोंट पहुंचने का पूरा समय होता। जैसे ही झांग यी पोर्टल से बाहर निकला और कम्युनिकेशन चैनल खोला, उसका सिस्टम अनपढ़े मैसेज के लाल निशानों से भरा हुआ था। हुआक्सू साम्राज्य का हाई लेवल ग्रुप, वर्ल्ड ग्रुप और डिफेंस चैनल, हर जगह 99 से ज्यादा नोटिफिकेशन थे। पहले जब वो जमीन के नीचे था तो सिग्नल में रुकावट आ रही थी, लेकिन अब वो सब देख सकता था। झांग यी ने अपनी कलाई उठाई और सारी जानकारी अपने सामने स्क्रीन पर लगा दी। सबसे ऊपर एक वीडियो कॉल था। कोलंबिया के एक पुराने दोस्त प्रोफेसर लियोनार्डो दा विंची का। झांग यी ने तियानहाई सिटी पर एक नजर डाली। शहर वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था, लेकिन जब उसने ऊपर से समुद्र को देखा तो उसे एक धुंधला सफेद कोहरा दिखाई दिया, जैसे समुद्र भी फैल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे गहरे समुद्र से कोई भयानक प्रजाति बाहर निकल आई है। आसमान में बादल और धुंध तैर रहे थे, जिनमें से कुछ बादल नहीं बल्कि विशाल और डरावने जीव लग रहे थे। झांग यी के पिछले खौफ की वजह से बाहरी नस्लों ने तियानहाई सिटी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। ज़ूरोंग कबीले जैसे बेवकूफ बहुत कम थे, जिन्हें बाहर की दुनिया की खबर नहीं थी। ये उनकी बदकिस्मती थी। अगर उन्होंने किसी और देश को चुना होता तो शायद वे खत्म नहीं होते। झांग यी ने तियानहाई किले को फिर से तैनात किया और डेंग शेंतोंग और बाकी लोगों को अपनी ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया। वे एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकते थे। उन्हें हाई अलर्ट पर रहना था, क्योंकि कभी भी बड़ी लड़ाई हो सकती थी। सबने आदेश माना, जबकि झांग यी अपने लिविंग रूम में गया और अपने भारी युद्धक कपड़े उतारे। उसे मुलायम काला बैटल सूट पहनना और नंगे पैर सोफे पर लेटना सबसे ज्यादा पसंद था। अपने सुकून के पल में झांग यी ने कम्युनिकेशन चैनल खोला। उसके पास हुआक्सू साम्राज्य के सभी बड़े अधिकारियों और दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के मैसेज की बाढ़ आई हुई थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने पहले प्रोफेसर दा विंची को कॉल किया।
वीडियो कॉल जुड़ने में काफी समय लगा। वीडियो बहुत हिल रहा था, जैसे किसी भूकंप के दौरान लिया गया हो। लैब का वही जाना पहचाना नजारा था, लेकिन सब कुछ तहस नहस था। दीवार पर गहरे हरे रंग का तरल फैला हुआ था। प्रोफेसर लियोनार्डो दा विंची स्क्रीन पर आए। उनके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे में लेजर गन थी। उन्होंने हिचकी लेते हुए कहा, केओस, तुमने आखिरकार कॉल किया। मुझे लगा तुम गए काम से। तभी एक सूरजमुखी जैसे सिर वाला राक्षस दीवार से फिसलता हुआ आया। प्रोफेसर ने झांग यी से बात करते हुए अपनी लेजर गन से उसके बीचों बीच छेद कर दिया। ब्रायन भी स्क्रीन पर आया और एक गहरे फ्राइंग पैन से छत से गिरते हुए एक और दानव को मार गिराया। झांग यी ने गंभीरता से पूछा, प्रोफेसर, आपके वहां क्या हुआ है? दा विंची ने पीछे हटते हुए कहा, ये एबिस 51 और दाओसी फॉल्ट की तरफ से मुसीबत आई है। जमीन के नीचे की सभ्यता सतह पर आ गई है। बातचीत फेल हो गई है और अब खुली जंग शुरू हो गई है। ब्रायन हाफते हुए बोला, हम इन लोगों को संभालेंगे, लेकिन ये फूल जैसे सिर वाले जीव सड़ी हुई फलियों जैसी बदबू छोड़ते हैं। झांग यी ने राहत की सांस ली। अपना ख्याल रखना। पूरी दुनिया में अफरात फरी है। पुरानी सभ्यताओं के जीव बाहर आ रहे हैं। ये एक कठिन लड़ाई होगी। किसी दिन तियानाई सिटी कॉफी पीने आना। जरूर, बस याद रखना मुझे इंस्टेंट कॉफी पसंद है। झांग यी ने कॉल खत्म किया और मैसेज देखे। पूरी धरती जंग की आग में झुलस रही थी। उत्तर अफ्रीका के समुद्र में आसमान अचानक काला पड़ गया और लहरों के बीच से एबिस कबीला निकला। उनके शरीर नीले और चिपचिपे थे, जो इंसानों और जेलीफिश के मिश्रण जैसे दिख रहे थे। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लेकिन उनके शरीर के टुकड़े पलक झपकते ही वापस जुड़ गए और घाव खुद ब खुद ठीक हो गए। उन जीवों ने केवल एक हाथ से स्टील की गाड़ियों को पलट दिया। बंदरगाह का अलार्म बजने लगा और वहां की सेना पल भर में खत्म हो गई। चैप्टर 2516 दुनिया खुल रही है। 2 अमेरिका, दी अमेरिकाज। शहर के ऊपर बादलों का साया मंडरा रहा है और हवा के गलियारे कतारे बना रहे हैं। स्काईविंग कबीला, स्काईविंग क्लैन आसमान से झपटा। उनके पंखों का फैलाव शहर के फाटकों जैसा था। उनके हड्डियों वाले पंख ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। उनके विशाल शरीर का फैलाव 15 या 16 मीटर तक है और वे गहरे भूरे रंग के रोए से ढके बड़े हड्डियों वाले पंख हैं। साथ ही उनके लंबे पैर और इंसानों जैसे हाथ हैं। इनका कंकाल इंसानों द्वारा खोजे गए जीवाश्मों, फॉसिल्स में टेरोसोर्स से काफी मिलता जुलता है। स्काईविंग कबीला यहुआन कबीले, यहुया क्लैन की 5वीं पीढ़ी की एक शाखा है। वे बेधड़क नीचे झपटे। उनके नरसंहार की घोषणा ने उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच लंबी सायों वाली लकीरें खींच दी। कंक्रीट का रक्षा टावर एक गोते के बाद बीच से टूट गया। गलियों में गोलियों की बौछार सांप की तरह रेंगने लगी और बंदूकों की आवाज को हवा के दबाव ने निगल लिया। पहाड़ियों पर, चट्टानों और हवा के झरोखों में पंखों वाले घोंसलों का पहला जत्था बनाया गया, जैसे जमीन में गड़े काले विंड चाइम हों, जिनसे बच्चों के चहकने और युद्ध के गीतों की आवाजें आ रही थी। ये एक ऐसी उड़ने वाली प्रजाति की वापसी है जिसने लंबी खामोशी के बाद करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर राज किया था। दक्षिण अमेरिका, अमेज़न वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन जंगल। कयामत के बाद भी इस क्षेत्र में अभी भी बड़े पैमाने पर जंगल मौजूद है। इस दिन जमीन अचानक अजीब तरह से ऊपर उठी। साथ ही ऐसी दहाड़ सुनाई दी जैसे जमीन गूंज रही हो। लहराता हुआ जंगल किसी जानवर की रीढ़ जैसा लग रहा है। पहले जमीन के नीचे से सो धीमी धमक की आवाजें आई, फिर विशाल जड़ें अपने खोल से बाहर निकली और आसमान को चीर दिया, जैसे हजारों या दसियों हजार सालों की पेड़ों की बढ़त कुछ ही पलों में पूरी हो गई हो। वर्षावन के बीचों बीच एक के बाद एक विशाल पेड़ अचानक उगाए। वर्षावन के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल पेड़ उगता है जो 1 किलोमीटर ऊंचा है।
इसकी सख्त भूरी छाल स्टील जैसी कठोर है और इसके तने का व्यास ही दर्जनों मीटर है। इसकी टहनियां बादलों के समुद्र की तरह फैल गई, आसमान में एक शानदार छत्र की तरह खुल गई, जिसने हवा में सूरज को ढक दिया। हरे रंग की लहर, ग्रीन टाइड, में कस्बे का नक्शा मिट जाता है और कंक्रीट का ढांचा काई और लताओं की नई हड्डियों में बदल जाता है। वर्ल्ड ट्रीज बढ़ रहे हैं और उनकी सांसें पूरे वर्षावन का वायु दबाव है। वे बढ़त को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानों द्वारा बनाई गई जमीन को वापस पौधों के लायक बनाया जा सके। ड्रोन चौड़ी पत्तियों के बीच क्रैश हो गया और उसके द्वारा भेजी गई आखिरी फोटो पत्तियों की नसों पर नाचती एक धीमी रोशनी थी, जैसे किसी नई सभ्यता का सर्किट डायग्राम हो। दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप, साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स, समुद्र की सतह का तापमान फट गया और बादलों, क्यूम्यूलोनिम्बस, ने आसमान की 3 परतें बना दी। सेलेस्टियल्स, दी सेलेस्टियल्स, बादलों के नीचे से प्रकट हुए, हर एक इतना विशाल कि समुद्र पर तैरते हुए द्वीप की परछाई जैसा लग रहा था, फिर भी इतना हल्का कि वो वायुमंडल के किनारे पर लटका रह सके। ये वायुमंडलीय जीव, एटमॉस्फेरिक क्रीचर्स, इतने विशाल होने के बावजूद, जिनके सबसे बड़े जीव हजारों या दसियों हजार मीटर तक धागे की तरह फैल सकते हैं, बेहद हल्के हैं और हवा में आजादी से घूम सकते हैं। उन्होंने लापरवाही से बिजली बुलाई और उनकी अर्ध पारदर्शी खाल सफेद सांप जैसी बिजली से कड़क रही थी। उनकी हर एक सांस के साथ तूफान की आंख, आई ऑफ दी टाइफून, 2 छल्लों में बंट गई। वे द्वीपों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को देख रहा हो। बंदरगाह वाले शहर की लाइटें मूसलाधार बारिश में एक एक करके बुझ गई। नौवहन मार्ग, नेविगेशन चैनल्स भटक गए और समुद्र पर मौजूद बुआएं, बॉयज, टूटे हुए तारों वाले सितारों जैसे लग रहे थे। यूरोप, ब्रिटानिया, सफेद चट्टान के नीचे जमीन फट गई और आयरनक्लैड कबीला, आयरनक्लैड क्लैन, चट्टान के दरवाजे से बाहर निकल आया। कवच की परत पर परत, रिवेट्स जैसे घुटने, टावरों जैसे कंधे और रीढ़, हर कदम मिट्टी और राख को 1 इंच ऊपर उड़ा रहा था। घनी लेजर तोपों से बेखौफ वे मैदानों में ऐसे बढ़ रहे थे जैसे चलते हुए घेराबंदी इंजन, सीज इंजन्स हो। बूम बूम बूम, चींटियों की तरह उभरती हुई बख्तरबंद नस्ल मोटे कवच की प्लेटों से ढकी हुई थी। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, जमीन लयबद्ध तरीके से कांपने लगी। उनके हमले की ताकत और जबरदस्त रक्षा क्षमताओं ने जल्दबाजी में इकट्ठा हुए ब्रिटानियाई सैनिकों के चेहरे पीले कर दिए। शाही झंडा हवा में लहराया। किंग आर्थर सफेद चट्टानों के ऊपर खड़े थे। उनकी तलवार की धार पर कोहरा जम रहा था। क्या वही आ गया है जिसका होना तय था? किंग आर्थर की आवाज असामान्य रूप से शांत थी। उनके पास ब्रिटानिया की एक और महत्वपूर्ण अलौकिक शक्ति, रॉयल ऑर्डर ऑफ एंग्लिकन नाइट्स के कप्तान थे। दोनों सेनाओं की अलग अलग भूमिकाएं थी। राउंड टेबल के नाइट्स अभियानों पर थे, जबकि चर्च का रॉयल ऑर्डर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। ताकत के मामले में राउंड टेबल के नाइट्स स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन चर्च के रॉयल ऑर्डर में अधिक सदस्य हैं और वे बड़े युद्धों में बहुत सारा तोप का चारा, कैनन फॉडर प्रदान कर सकते हैं। किंग आर्थर ने अपनी कमर पर बंधी 2 हाथों वाली बड़ी तलवार को पकड़ा और साथ ही अपने पास खड़े मर्लिन से एक और तलवार ली। उन्होंने युद्ध में दोनों हाथों में एक एक बड़ी तलवार ली। ये हमारे अधिकार को स्थापित करने की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतकर और इन लोहे के राक्षसों को वापस पाताल में भेजकर ही हम ब्रिटानिया में अस्थायी शांति ला सकते हैं। राउंड टेबल के नाइट्स और चर्च के रॉयल ऑर्डर ने विशाल बंजर जमीन पर कतारें बना ली। उनके भजन और हॉर्न की आवाजें मिल गई और बारिश में लोहे से लोहा टकराने की आवाज गूंजने लगी। दूर मठ की रंगीन कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गई और कांच के फूलों ने कीचड़ भरे पानी में अपनी आखिरी धीमी आवाज की। दुनिया उसी दिन
एक प्राचीन पन्ने की तरह पलट गई। इस दिन पूरी पृथ्वी का लगभग हर कोना युद्ध की चपेट में था। मुड़ी हुई महाद्वीपीय रेखाएं फिर से चपटी हो गई और प्राचीन इंसान, जो परतों के बीच डूब गए थे, अपने कानून, मिथक, युद्ध और तूफान वापस सूरज की रोशनी वाली दुनिया में ले आए। मदद की पुकारें, गुस्से भरी शिकायतें, कस्में, शोक संदेश विभिन्न देशों के चैनलों पर चलने लगे। कुछ शहरों ने अपनी आबादी को जमीन के नीचे ले जाना शुरू कर दिया है। कुछ सेनाओं ने अपनी सीमाओं पर नई दीवारें बना ली हैं और कुछ सभ्यताओं ने आज की मेज पर युद्ध की प्राचीन घोषणाएं रख दी है। इस समय तियनहाई के 3 जहाज शहर के ऊपर शांति से मंडरा रहे थे। उनकी ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड्स, एक हल्की चमक के साथ चमक रही थी, क्योंकि वे चुपचाप आसमान की एक ऐसी परत से गुजरे जो अब जानी पहचानी नहीं थी। शहर की क्षितिज रेखा शांत थी, समुद्री हवा में नमक की गंध थी और बंदरगाह के झंडे धीरे से लहरा रहे थे। ये डर पैदा करने, डटरेंस का एक तरीका है। लू केरन पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रही है और झंगी ने भी अपनी मैकेनिकल लीजन को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया है। हालांकि उन सभी को नहीं दिखाया गया था, लेकिन नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली संख्या 40 से 50 हजार थी। वे राक्षसी, विशाल यांत्रिक जीव, जिनमें से कुछ 600 मीटर से अधिक ऊंचे थे, स्वाभाविक रूप से एक भारी दबाव का एहसास कराते हैं। ये उन सभी बाहरी नस्लों के लिए एक चेतावनी है जो इस जगह पर हमला करना चाहती है। दफा हो जाओ और किसी कमजोर को जाकर सताओ। झांग ये अपने घर से बाहर निकले और तियानहाई सिटी में एक नए बने ऊर्जा टावर पर चढ़ गए। उन्होंने एक हाथ से रेलिंग पकड़ी और पूरी तियानहाई खाड़ी को देखा। समुद्र पर कुछ भी असामान्य नहीं था और शहर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था। अधिकांश आम लोग इस बात से अनजान हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उनके लिए आज का दिन एक और सामान्य दिन है। कम से कम यहां शांति है। उन्होंने संचार चैनल पर सभी को संबोधित किया। पिछले कुछ दिनों से हम शिफ्टों में ड्यूटी पर हैं। हर समय अपने साथ सैन्य उत्तेजक, मिलिट्री स्टिमुलेंट्स रखें, भले ही हम मरे हुए की तरह सो रहे हों। हमें तुरंत युद्ध मोड में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने कवच में ही सोएं। इसके बाद समझ गए कि एक सीरीज आई। यांग शिनशिन ने अपनी कलाई की स्क्रीन पर टैप किया। प्रत्येक क्षेत्र की सैटेलाइट टीमों ने पहले ही ताजा नक्शे भेज दिए हैं। पृथ्वी की सतह के आयामों में बदलाव ने सैन्य नवहन, नेविगेशन को प्रभावित किया है और परिवहन और शिपिंग के एल्गोरिदम की दोबारा गणना की जा रही है। पूरे हुएक्सू साम्राज्य का नया नक्शा पूरा हो गया है। ये एक जैसा खिंचाव नहीं है, क्योंकि स्थानिक मोड, स्पेशल फोल्ड्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र किनलोंग पर्वत, किनलिंग माउंटेन्स में है। शेंगजिंग क्षेत्र और तियानहाई क्षेत्र के बीच एक ऐसा इलाका है जो 5000 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। चैप्टर 2517 दुनिया खुल रही है 3। देर रात तियानहाई सिटी के ऊपर आसमान में एक भी तारा नहीं था। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी विशाल हाथ ने उन्हें तहदर तक गूंथ दिया हो, जो पूरे शहर पर दबाव डाल रहे थे और उसे 1 इंच नीचे दिखा रहे थे। स्काईजी फोर्ट्रेस के लिविंग रूम की लाइटें बहुत तेज थी। दीवार पर दुनिया के तापमान क्षेत्रों और समुद्री धाराओं के नक्शे प्रोजेक्ट किए गए थे, जिनकी रेखाएं एक उलझी हुई गुत्थी जैसी थी, जैसे कोई बच्चा जो अचानक बड़ा हो गया हो, जिसकी हड्डियां अभी तक सही जगह नहीं बैठी हों। इस बिल्कुल नए विश्व मानचित्र के सामने खड़े होकर झंगी ने कहा, होटू से संपर्क करने में मेरी मदद करो। इंटेलिजेंट सिस्टम शुरू हुआ और स्क्रीन तेजी से ऊपर उठी। होटू, तुम्हारे वहां क्या चल रहा है? वीडियो कनेक्शन जुड़ गया। ग्वान लोंग्यू
अपने सामान्य पहनावे के उलट एक काले कॉम्बैट सूट में थी, जिससे पता चलता था कि वह भी युद्ध के लिए तैयार है। उसके पीछे शेंगजिंग क्षेत्र का कमांड सेंटर था। देर रात वहां लोगों की भारी भीड़ थी और वहां के भारी माहौल को दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उसने ऊपर देखा। उसकी भौहें शांति से सिकुड़ी हुई थी। हां, तुम अभी वहां से वापस आए हो? अभी वापस आया हूं। झांग यी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज स्थिर थी। जुरोंग, झुरोंग, कबीले को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया गया है। हमने उन निर्देशांकों, कोऑर्डिनेट्स को एक अस्थायी बैकअप शरण स्थली के रूप में छोड़ दिया है और सभी संसाधन इकट्ठा कर लिए गए हैं। बाहर की दुनिया में जो अचानक बदलाव हुए हैं, तुमने देखे ही होंगे। झांग यी की बात सुनकर होतू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या उन्होंने जुरोंग कबीले को ठिकाने लगा दिया? ठिकाने? झांग यी का मतलब उसे खत्म करना था। लेकिन अभी केवल एक ही दिन बीता है। एक ही दिन में एक प्राचीन भूमिगत सभ्यता का सफाया कर दिया गया। होतू ने झांग यी को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। हालांकि वो जुरोंग कबीले की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उसने इसे बस एक पिछड़ी हुई प्राचीन सभ्यता मानकर ज्यादा नहीं सोचा। मैंने देखा है, होतू ने संक्षेप में कहा। पृथ्वी खुल रही है और अंतरिक्ष की परतें एक एक करके सामने आ रही है। लोगों के मन में पहले से ही उथल पुथल है, जो इलाके टेरेन से कहीं ज्यादा मुश्किल है। झांग यी थोड़ा मुस्कुराया और अपनी आवाज को नरम करने की कोशिश की। इसीलिए मैं पहले तुम्हारे पास आया। क्या तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन से कोई बात हुई है? मुझे एक उन्नत सभ्यता के फैसले की जरूरत है, भले ही वो सिर्फ 2 या 3 वाक्य ही क्यों न हो। ड्रैगन नस्ल का इतिहास बहुत लंबा है और उनकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी बात बहुत मूल्यवान होगी। होतू ने थोड़ा सिर हिलाया और एन्क्रिप्टेड चैनल सामने ले आई। स्क्रीन के किनारे से प्राचीन चांदी के पैटर्न उभरे, जो ड्रैगन के तराशों, स्केल्स जैसे लग रहे थे। हां, निष्कर्ष जटिल नहीं है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो रुकी, फिर जोड़ा, ड्रैगन कबीला भी इससे निपट रहा है। बाउंड्री गेट, सी वैन और विंड कॉरिडोर सभी में एक साथ फेज मिसअलाइनमेंट हुआ है। केवल हम ही अव्यवस्था में नहीं हैं। उन्होंने कहा, दुनिया बदल रही है और कोई भी सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। वे जो पेशकश कर सकते हैं वो एक बुनियादी वादा है। वे तब मदद करेंगे जब कोई बड़ी आपदा आएगी, लेकिन रोजाना की सुरक्षा के लिए हमें पहले खुद पर भरोसा करना होगा। ये जवाब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। झांग यी निराश नहीं था, बल्कि उसने राहत की सांस ली। हम उनके सगे बेटे नहीं हैं। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि वे हमें वादा देने के लिए तैयार हैं। हमें अब से अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। होतू ने उसे देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने एक वाक्य और जोड़ा, कृपया हुएक्सू साम्राज्य अपनी सारी उम्मीदें किसी भी बाहरी नस्ल पर न टिकाएं। मैंने उनके लिए ये बात कई बार कही है। झांग यी की मुस्कान और फीकी पड़ गई। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे वहां क्या स्थिति है? पहले मुझे थोड़ा अंदाजा लेने दो, फिर हम बड़ी स्क्रीन पर इस बारे में बात करेंगे। शेंगजिंग के बाहरी इलाकों में 3 असामान्य घटनाएं हुई हैं, जो संकेत देती है कि बाहरी कबीले हम पर जासूसी कर रहे हैं। होतू ने निगरानी फुटेज दिखाई। शहर के बाहर पहाड़ और नदियां स्याही की रेखाओं जैसी लग रही थी और कभी कभी आसमान में रोशनी की लकीरें चमक रही थी। उन्होंने हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहे हों। क्षितिगर्भा बोधिसत्व ने उत्तरी रिज में जांच की 2 कोशिशों को दबा दिया और फिलहाल वहां शांति है। ब्लैक ड्रैगन की हमें सलाह है कि फिलहाल टकराव से बचें, हमले से बचें। मैं समझ गया। झांग यी ने सिर हिलाया। हमारी आबादी 10 करोड़ से कम है, लेकिन हमारे क्षेत्र का विस्तार पृथ्वी द्वारा कई गुना बढ़ गया है। खाली जमीन पर कब्जा करना
हमारी सेना को कमजोर करना होगा। फिलहाल हम पीछे हटते हैं और एक साथ सबसे नहीं लड़ते। वो पीछे मुड़ा और अपने पीछे वैश्विक प्रोजेक्शन की ओर इशारा किया। पूर्वी चीन सागर, जियांगन, जियांगनन, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सीमा सुरक्षा सभी एक साथ जवाब दे रहे हैं। सबको मुझे सुनने की जरूरत है। मैं कारणों को स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वे अधिक सहज महसूस कर सकें। ये सिर्फ खाली बातें नहीं हैं। होतू ने उसे देखा। उसकी आंखों की तीक्ष्णता धीरे धीरे कम हो रही थी। बोलो, मुझे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलानी है। झांग यी ने गहरी सांस ली और नपेतुले अंदाज में बोला, समय अब से 30 मिनट बाद का तय है। आप सभी अपनी तैयारी करें, एक दूसरे की मदद करें, पैसा और मेहनत लगाएं और मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकले। होतू ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। मैं जाकर मेंग युआनजुन को बताती हूं और जानकारी व्यवस्थित करने के बाद हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। झांग यी मुस्कुराया। तुम्हारे यहां होने से मुझे आधी तसल्ली है। उसने संचार स्क्रीन को विभाजित किया और कहा, तुम अपना काम जारी रखो, मैं दूसरों को बुलाता हूं। स्क्रीन कई विंडोज में बंट गई और कनेक्शन की सूचनाएं एक के बाद एक बजने लगी। अरे भाई झू झेंग, क्या तुम ऑनलाइन हो? हाँ। जियांगन क्षेत्र की विंडो में युद्ध की स्थिति वाली मेज चाय के कपों और नक्शों से भरी हुई थी। झू झेंग ने अपना कॉलर पकड़ा हुआ था। वो भारी सांसें ले रहा था, जैसे अभी अभी सीढ़ियां चढ़कर आया हो। भाई झांगी, तुमने आखिरकार बात की। मैंने तुम्हें 100 से कम बार फोन नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। आज हमने जियांगन के तट पर अजीब मानव रूपी जीवों के 3 समूह देखे। वे धुंध में छिपे थे, न तो हमला कर रहे थे और न ही पास आ रहे थे, जैसे हमें देख रहे हों। क्या मैं पहले कुछ शब्द कह सकता हूं? मुझे वास्तव में कुछ कहना है। जल्दबाजी मत करो, धीरे बोलो। मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। झांग यी की बातें सुनकर झू झेंग काफी रिलैक्स महसूस करने लगा। वो हंसा और बोला, ये सच है। तुम्हारे यहां होने पर जियांगन क्षेत्र में भला क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि तुमने उस ज्वालामुखी वाली नस्ल को पहले ही दबा दिया होगा जिसने सतह पर आक्रमण किया था। लगभग बस उन्हें भी साथ ही निपटा दिया। झांग यी का लहजा उदासीन था, जैसे उसने बस एक मक्खी को मार दिया हो। एक व्यक्ति के रूप में आप दिखावा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। मुझे पता है कि तुम उस सवाल को लेकर चिंतित हो। क्या मैं जियांगन को छोड़ दूंगा? इसका जवाब 2 शब्दों में है, नहीं। लेकिन मैं कानून का पालन करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करूंगा। मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है? झांग यी के लिए जियांगन क्षेत्र पहले से ही उसका पिछवाड़ा था, जो उसे प्रचुर मात्रा में जनशक्ति और संसाधन प्रदान कर रहा था। बेशक वो इसे नहीं छोड़ता। झू झेंग के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, एक पल रुको, मैं दूसरों को भी बुला लूं। झांग यी ने स्क्रीन बदली और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र के लिए गुआंगक्सियाओ, ली ग्वाओ से संपर्क किया। ली शुआई, स्थिति कैसी है? झांग यी को लोगों का अभिवादन करने में भी आलस आ रहा है। उसके पास अभी औपचारिकताओं के लिए समय नहीं है। भाई केओस, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पूर्वी चीन सागर का दृश्य एक लंबा संकरा स्टील का सीवॉल था, जिसमें माइक्रोफोन से समुद्री हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। आज समुद्र में कई अजीब घटनाएं हो रही हैं। मछलियों के झुंड बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं और गहरे समुद्र का सोनार ऐसा है जैसे उसे किसी चादर से खींच लिया गया हो। मैंने सभी युद्धपोतों को बंदरगाह पर वापस आने का आदेश दिया है और पनडुब्बियों को बंद कर दिया गया है। क्या तुम्हें मेरी सलाह चाहिए? आज से कोई भी जगह जो बिल्कुल अंधेरी है उसे दुश्मन का इलाका माना जाएगा। ली गुआंगक्सियाओ ने भौहें सिकोड़ी और आह भरते हुए कहा,
अब से पूर्वी चीन सागर क्षेत्र को अपनी नौसेना को सेना आर्मी में बदलना होगा। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट